वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग जो है फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 कक्षा 12 का पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर तीसरा बताने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले बता चुके हैं। तो जो छात्र लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे उसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख लेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 3 ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यदि नहीं भी समझ में आएगा तो मैं प्रयास करूंगा उस चीज़ को समझा दूँ इसी वीडियो में, लेकिन आप लोग देख जो लीजिएगा। ये पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरे लेक्चर्स, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कि ये चैप्टर लगभग में 7 नंबर 8 नंबर का चैप्टर होने वाला है। तो 8 नंबर बजाय मायने रखता है पेपर में। तो ये 35 नंबर का तो पेपर ही है, आपका पेपर 1 है आपका एक किताब का, तो 35 नंबर में 8 नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए मैं पहले बताता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया हूँ और आपको पढ़ना क्या क्या है। इस पूरे चैप्टर में स्थिर वैद्युत की मतलब इस चीज को पढ़ना है, जैसे कोई आवेश होता है ना, स्थिर वैद्युत मतलब आवेश रुका हुआ है ना, स्थिर है, तो उस पर किस प्रकार का बल कार्य करेगा, इस प्रकार की चीजों को पढ़नी है। उसके बाद क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, है ना, इन चीजों को पढ़ना है उस पर। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद वस्तु का अवशोषण करने की 3 विधियां बताई थी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, उसके बाद से प्रेरण द्वारा। उसके बाद आवेश के गुणधर्म बताए थे कि धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाहर की ओर जाता है, ठीक। ऋण आवेश क्षेत्र के अंदर की ओर जाती है। कूलाम का नियम बताए थे, यदि 2 स्थिर आवेश को निर्वात पर दिया जाए एक दूसरे के नजदीक, तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को स्थिर वैद्युत बल कार्य कहते हैं। और उस बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती। वहां पर बताए होंगे हम, यह बराबर 1/4 पाई एक्सपोनेंशियल 0 Q1 Q2/r², ये बता दिए आवेश गुणधर्म बता दिए होंगे, विधियां, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये इतना तो लेक्चर नंबर 1 था आपका, यहाँ से यहाँ तक शुरू के 4 हेडिंग लेक्चर नंबर 1 में हम बताए। लगभग 38 से 40 मिनट का वीडियो हो भाई, पूरा परिचय एकदम सही था। लेक्चर नंबर 2 आधार का सिद्धांत, वैद्युत की क्षेत्र एवं तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, द्विध्रुव, ये इतना टॉपिक प्लस ये इसमें विद्युत द्विध्रुव काल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होती है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जहां तक मैंने पढ़ा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैद्युत द्विध्रुव काल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्सर पूछी जाती है। तो इसका मैंने 2 स्थिति होता है इसमें जो होता है, एक होती है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति को कभी कभी पेपर में अच्छी स्थिति नहीं देता है, उसको देता है अंधैर्य, इसको अंधैर्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोल दिया जाता है, ठीक। और निरक्षीय को दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगर देखा जाए तो एक वीडियो इसी बन जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाने में लगभग में आधे घंटे कम से कम लग जाएंगे इसी 2 टॉपिक में। निरक्षीय स्थिति या इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ, निरक्षीय स्थिति या होता है अनुप्रस्थ स्थिति। ये 2 होते हैं, स्थितियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम जो है अच्छी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति को जो अंधैर्य स्थिति का भी हम जो है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप लोग जो है पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, बिना देखे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर दूंगा इसमें समझा दूं, लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट करके दोनों आता है, कभी आ जाता है कभी ये। अगर पेपर में आपको अच्छी दिखने को मिलेगा तो निरक्षी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। इन दो टॉपिक्स में से कोई ना कोई एक टॉपिक 4 नंबर 5 नंबर में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम जो है आज बताएंगे निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद बताने वाले हैं आपको बल आघूर्ण, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स, आवेश घनत्व, इधर का अलग टॉपिक बताएंगे क्योंकि यही हम लोग का जो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है,
इसलिए मैं आज 2 ही टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। 2 टॉपिक ही ठीक ठाक समय का हो जाएगा आपका। वैद्युत ये दोनों डेरिवेशन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, और आपका ये भी डेरिवेशन था, ये भी डेरिवेशन था। ठीक, तो इसको हम बता चुके हैं। आज इसकी बारी है और वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण के बाद की बारी है। ठीक है, इसके बाद हम जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 3 बनेगा। हम जो है आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, द्वैत क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे यूपी बोर्ड कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, उसमें हमको प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पे आपको जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं सबको डाल दूँगा वहाँ पर, उस प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइएगा। लाइन बाय लाइन से सीक्वेंस पूरा एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को खोलिएगा, जरूर देखिएगा वहाँ से। अगला हमारा लेक्चर नंबर 3 में ये रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, निश्चित स्थिति वाला, और वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। उसके बाद से हम चौथे में बना देंगे 2 चौथा में वैद्युत फ्लक्स, आवेश घनत्व और गॉस का नियम अनुप्रयोग। उधर का एक अलग टॉपिक 4 या 5 हो सकता है, 5 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए। ठीक है, समय के हिसाब से बदलता रहेगा वो। चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ द्विध्रुव के बारे में, थोड़ा सा द्विध्रुव समझा देते हैं क्या होता है, क्योंकि ज्यादा यूज आएगा। तो द्विध्रुव कुछ नहीं होता है, जैसे कि द्विध्रुव का मतलब कि ये मान लेते हैं कोई स्थिति, क्या एक स्थिति है जिसमें एक ही समान प्रकृति और समान परिमाण एवं विपरीत आवेश के या फिर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे होते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ प्लस की आवेश है, यहाँ माइनस की आवेश है, दोनों विपरीत आवेश है, समान परिमाण एक दूसरे से का है कुछ दूरी पर रख दिए गए। तो इस स्थिति को, इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्लियर, उसको द्विध्रुव बोलते हैं, क्योंकि इसको समझने के थोड़ा जानना जरूरी था। ठीक, उसके बाद आता है द्विध्रुव में इसी में आता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक चीज आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का है आगे। अब इसको भी समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है यदि 2 आवेश एक दूसरे से कुछ से 2l दूरी पे, कितना दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी का 2l, हमेशा यही लेंगे, हमेशा यही लेंगे। यदि 2 आवेश विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे गए हों, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश के ले लें हम लोग बीच की 2l और कोई एक आवेश का गुणनफल यानी कि 2l गुणे q, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, या तो इस प्रकार से लिखा होता है P बराबर 2ql, ठीक, चाहे 2l q लिख ले चाहे 2l q लिख ले, बात एक ही चीज है। इसका मात्रक हमने क्या बताया था, आवेश मात्रक कूलाम, लंबाई मात्रक मीटर, यानी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, शॉर्टकट में C, मीटर लिखा होता है M, ठीक, एक होता है उसका मात्रक होता है। उसके बाद से अच्छी स्थिति में हमने क्या बताया था, थोड़ा देखिए। अच्छी स्थिति में विद्युत तीव्रता का मतलब यह था कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ द्विध्रुव रखा हुआ है, चलिए मिला था, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ पिछले चैप्टर की को, थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में मैंने क्या बताया था, क्योंकि आप थोड़ा सा बता देंगे तो जो नहीं भी देखे होंगे उनको जो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगी, आज ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हमारा क्या द्विध्रुव है ना, एक बार प्लस आवेश रख दिया गया, एक बार माइनस आवेश रख दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे अच्छी स्थिति में लिखना, अच्छी का मतलब कि आवेश के अक्ष में, आवेश के अक्ष में या तो इस लाइन पर रख दे, क्या एक्स अक्ष पर रखा हुआ है, तो हमारा आवेश जो होगा परीक्षण आवेश, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, भाई तीव्रता निकालना है तो कोई ना कोई आवेश लेके जाएंगे ना क्षेत्र के अंदर में, भाई क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे। क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के करीब जो है, अगर किसी परीक्षण आवेश को ले आते हैं तो उस आवेश पर एक बल का अनुभव होता है,
तब जिस क्षेत्र तक बल का अनुभव होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जिस प्रकार चुंबक को के चारों ओर का वह क्षेत्र था जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव हो रहा था ना, यानी कि यहाँ आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में किसी आवेश को रख दें अच्छी स्थिति, मतलब किसी उसी के अक्ष में मान लेते हैं आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी क्या मान लेते हैं, R। अब यहाँ पूरी लंबाई 2L अगर है तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी L और यहां से यहां की दूरी भी कहा जाएगा L। ये पूरा दूरी क्या है, 2L, क्या है 2L, है ना। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि इस आवेश के कारण ये दोनों आवेश के कारण इस आवेश का इस पर बल लगेगा और इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। अगर इस आवेश के कारण बल लगेगा तो हम तीव्रता निकाल लेंगे, E बराबर F/Q। क्या होता है तीव्रता, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां से यहां तक कूलाम का नियम लगा लेंगे या फिर निकाल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए कूलाम का नियम लग जाएगा। या प्रोपोर्शनल या बराबर 1/4 का x10 q1 q2 बटे r² से बल निकालेंगे, फिर तीव्रता से भाग कर लेंगे कूलाम से और q नॉट से, तो हमारी तीव्रता निकल जाएगा। अच्छा, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर, यानी कि जब माइनस आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होगी, क्षेत्र से अंदर की ओर आएगा। ठीक, जब प्लस आवेश के कारण बल आएगा तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो बाहर वाले E2 ले लें, इसको E1 ले लें, तो हम इसके कारण जब बल निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से तक दूरी तो निकालेंगे भाई, तो अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, पूरा L है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक L घटा हुआ है, यानी कि अगर माइनस कोई आवेश कारण निकालेंगे दूरी R माइनस L दिखेगा आपको। अगर प्लस आवेश कारण लगा लेंगे तो ये दूरी यहाँ से आता है E प्लस L यानी R प्लस L, तो जो हम R² रख रहे हैं नीचे वहां R प्लस L लिखेंगे और परिणामी तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत से निकाल लेंगे, है ना। ये दोनों एक ही दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, तो परिणामी तीव्रता ज्यादा वाले उस कमाने को घटा देंगे, मतलब दिशा विपरीत है, एक ही होगा तो जोड़ देते। तो E1 कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, जिसकी दूरी कम होगी, है ना, जिसे कूलाम के नियम में क्या कहते हैं, यह बटे 1/r², कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ते जाएंगे तीव्रता का घटती जाएगी, यानी जितना ज्यादा कम दूरी पर आवेश होंगे वहां पे बल ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला बल ज्यादा होगा, तीव्रता ज्यादा होगी। तो इस वाले तीव्रता में से E1 में से ये वाला तीव्रता E2 घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं आज की इस टॉपिक पे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखते हैं, हेडिंग हमारा है विद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाएगा आपको पेपर में। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक, क्या बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया इस प्रकार का। ठीक, छोटा बड़ा गोला होगा, गोला नहीं तो बस आवेश रखने के लिए बना दिए हम। ठीक, ये क्या विद्युत द्विध्रुव है। एक साइड मान लेते हैं -q आवेश है, एक साइड पर मान लेते हैं +q, तभी विद्युत द्विध्रुव बनेगा भाई ना। एक दूसरे से 2L दूरी पर रख दिया गया, विद्युत द्विध्रुव यही होता है। यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो क्या कहते हैं, उसको द्विध्रुव बोलते हैं। कितना दूरी पर रखते हैं, 2L दूरी पर रख दिया गया। अब इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में लिखना पड़ेगा, तो इधर रखेंगे तो भी अच्छा आएगा इसका, इधर कोई आवेश होगा तो भी अच्छा होगा। हमको निकालना निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है, यानी इस पॉइंट से अब x अक्ष पर आवेश है तो y अक्ष पे क्या मान लेते हैं, परीक्षण आवेश को। ठीक, इस परीक्षण आवेश को मान लेते हैं q नॉट, क्या मान लेते हैं, q नॉट मान लेते हैं, है ना। तो इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी होगी। तो भाई अब देखिए यहां पर आवेश रख दिया गया, q नॉट, समझिएगा। अब इस आवेश कार पर भी इस पर बल लगेगा, इस आवेश कारण भी इस प्रकार लगेगा, बल लगेगा। अब यहां से ये मतलब नहीं, अब डायरेक्ट अब इनके बीच दूरी ये निकलेगी,
है ना, मतलब कि यहाँ से इसके बीच भी बल लगेगा, इस आवेश का यहाँ पर बल भी लगेगा। ठीक, क्लियर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र वाला। हम लोग क्या बताए थे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण यदि जो है प्लस आवेश का क्षेत्र तीव्रता क्षेत्र से अंदर की ओर होती है, अरे बाहर की ओर होती है, माइनस आवेश का क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अंदर की ओर, माइनस का अंदर की ओर क्षेत्र के, प्लस आवेश का तीव्रता क्षेत्र से बाहर की ओर होती है। इतना क्लियर हो गया? तो माइनस आवेश का तीव्रता का उधर ना जाकर के अंदर, कहाँ जाएगी, अंदर, यानी कि इधर की ओर। हम मान लेते हैं इसका आवेश को E1, तीव्रता का मानते हैं E2, अंदर की ओर होगा। अब प्लस आवेश का तीव्रता कहाँ जाएगा, बाहर की, यानी ये कहाँ खींचा जाएगा, ऊपर, इधर साइड में E2। ठीक, यानी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना। सबसे पहले यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये बात की है। अब यहाँ पर जो है इसको हम समांतर घटक और लंबवत घटक में वियोजित कर लेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर इसके समांतर घटक लंबवत घटक में वियोजित कर देखिए तो इसका परिणामी तीव्रता इधर कहीं होगा। अच्छा, इसके लंबवत देखिए, सीधा ये लंबवत घटक की बात करेंगे तो यहाँ जाएगा ऊपर की ओर, है ना। इसके लिए E2 के लिए लंबवत घटक ऊपर की ओर जाएगा और E1 के लिए कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंबवत घटक क्या होता है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। क्लियर? अब दो घटकों में विभाजित करेगा तो लंबवत हो गया, फिर समांतर घटक, समांतर घटक क्या इधर, तो समांतर घटक इधर होगा। अब दोनों के लिए यही आएगा, अब दोनों के लिए यही होगा ना भाई, अब दोनों के लिए E1 और E2 दोनों के लिए यही होगा, यानी कि E1 cos थीटा हो जाएगा, इसी लाइन में E2 cos थीटा भी होगा। समझिएगा थोड़ा सा, अगर चाहें तो मैं आपको अलग से भी वियोजित करके अलग दिखा देता हूं। देखिए समझिए, इस बिंदु पर जो है आपका कोई आवेश है, इससे का इधर की माइनस का E1 है और इधर साइड में E2 है। इसको इस बिंदु पर अगर E1 को दो घटकों में बांटेंगे तो इसके लंबवत इधर है E1 sin थीटा, E2 की बात करेंगे तो इसके लंबवत इधर है E2 sin थीटा हो जाएगा, लंबवत घटक sin थीटा। अब समांतर घटक करेंगे, दोनों इसी पॉइंट में, दोनों के समांतर ही लिखा है, एक ही काम करेगी ना, दोनों के लिए एक ही हो जाएगी इधर। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के लिए एक ही होगा, यानी परिणामी तीव्रता कहाँ हो जाएगी, इधर साइड में। अच्छा, परिणामी तीव्रता कहाँ निकालेंगे, देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, थीटा का मान बराबर है और दोनों का यहाँ पर जो है आवेश बराबर है, दूरी दोनों की समान है तो तीव्रता समान होगी, यानी E1 और E2 दोनों परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, यानी कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में क्या बनेंगे, निरस्त हो जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे ना, यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में कैंसिल आउट, बराबर है। तो दो विपरीत आवेश क्या होता है भाई, जितना बल से ऊपर खींच रहा है उतना बल से नीचे तरफ खींच रहा है, यानी कि वहां पर कोई बल काम नहीं कर रहा, यानी कि लंबवत घटक आगे निरस्त हो जाएंगे, बचेंगे आपके समांतर घटक। तो इधर क्या है हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि ये दूरी तो निकाले पहले, है ना, दूरी निकालते। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, L है, यहां से यहां तक की दूरी हम लोग क्या माने थे, R दूरी, क्या माने थे, R दूरी पर कितना दूरी हम ये लिखे थे कि मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई वैद्युत क्षेत्र आवेश रखा गया जिसको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ये क्या है, 90 अंश कोण बना रहा, तो ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी R है, ये दूरी L है, तो हमारा कर्ण है 90 अंश सामने, तो कर्ण कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी अंडर रूट का
आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। जो 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 दूरी ये होगी वही दूरी ये भी होगी, है ना, दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ बेसिक चीजों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। हम लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू लिख लेते हैं और आगे से ये लिख रहे माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है। द्विध्रुव को समझ गए होगी भाई कहाँ रखा हुआ है, ठीक, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे गए। कहाँ है, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। क्लियर। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश q नॉट रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, लिख लेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु, आप चाहें तो ये लिख लें कि कोई बिंदु P और Q पे प्लस Q माइनस Q आवेश रखा है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई भी परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तो आप बिंदु भी मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति, ऊपर है ना, अक्ष में नहीं, इसके R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई परीक्षण आवेश, परीक्षण सब इसलिए लगा रहे हैं कि हमको उस पर क्या करना है, चेक करना है ना कितना आ रहा है। कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको तो इतना लिखना पड़ेगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ आ गया। अब क्या देख रहे थे हम लोग, अब जो है माइनस क्यू आवेश का प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल लिख लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हम F1 मान लेते हैं। ठीक, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, यही होता है ना। दो आवेश एक से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, 1/4 पाई epsilon 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई epsilon 0 Q1 Q2 यानी कि Q नॉट r स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, r स्क्वायर का है, दूरी है, तो ये दूरी है। अब इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, ये वाले लेंगे, इससे मतलब ये दूरी कर्ण वाली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो हमारा बल। तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता E1, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 में Q से भाग करेंगे। अगर यहाँ से Q से भाग करना है या तो गुणा में 1/Q करेगा तो ये वाला 1 Q कट जाएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ कितनी मिलाएंगे। अगर 1/4 पाई epsilon 0 है Q नॉट बटा के अंडर रूट का अच्छा स्क्वायर कर दे, हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर अंडर रूट का स्क्वायर करें तो r स्क्वायर और l स्क्वायर से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं।
अब हम क्यू नॉट से भाग करेंगे, भाग करने की बजाय अगर गुणा करके 1/q कर दे कोई दिक्कत नहीं, अंशकार हो जाता है गुणा करके, तो ये कट जाएगा, यानी q बटा का अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, e बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं e1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एक्सपेलन 0 q बटे के r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, या तो अंडर रूट बना सकते हैं, चलिए अंडर रूट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश से कारण लगा लेते हैं, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण से लगने वाला बल, ये तो है माइनस क्यू का हो गया। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, हम पूरा नहीं लिख रहे, डाट डाट करके लिख लेंगे, परीक्षण से लगने वाला बल लिखने से, ठीक। कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा यहाँ पे, सेम चीज है 1/4 पाई एक्सपेलन 0 क्यू नॉट बटा के अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों की दूरी तो समान ही है ना भाई, ये दूरी दोनों में समान है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यहाँ से तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि F में Q से भाग करते हैं, अगर Q नॉट से फिर भाग करेंगे, E बराबर F बटा Q नॉट होता है, फिर Q नॉट से भाग करने वाला कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा 4 पाई एक्सपेलन 0 Q बटा के अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, यहां तक लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहां पर इसके समान, या तो देखिए मैं बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, समान परिणाम के कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला कुल परिणामी बल, कुल परिणामी तीव्रता। ठीक, तो E1 और E2 कैंसिल हो गए, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हो गए, तो परिणामी तीव्रता क्या है, दोनों E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में तो परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगा, यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला परिणामी तीव्रता। ठीक, लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला कुल परिणामी तीव्रता। ठीक, परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां तक समझ आ गया आपको। एक काम करते रहिएगा, जो मैं बताऊंगा इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक, क्योंकि जगह कम है, इतना पर ही बताना है हमको, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होता है, 2 बोर्ड भर जाता है। इसको मिटा देता हूं, तो ले नहीं मिटाते फिलहाल के लिए, तो कैपिटल E बराबर कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, कितना हो जाएगा, प्लस का E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा यहां से। अब एक काम करते हैं, हम जो है इस थ्योरी वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, या तो प्रयास करते हैं अभी कुछ लाइन और हो जाए। नीचे दिख रहा है, दिख रहा था क्लियर, Q नॉट लगने वाला बल इतना हो जाएगा। अब इस त्रिभुज से थीटा निकाल लें, तो यही लिख लेते हैं, त्रिभुज यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, इस बिंदु को C लेते हैं, यहाँ पर D ले लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ABCB cos थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि इस दोनों के लिए cos थीटा बराबर आएगा ना, इसके लिए चाहे इसके लिए, cos थीटा जो आधार बटे कर्ण, तो आधार L है, R है, कर्ण कितना है अंडर रूट का
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण, आधार है एल है, कर्ण ये है ना, तो यल बटे अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कास थीटा, का जगह कास थीटा बराबर। ठीक, तो डायरेक्ट रख दे मान उठाकर कौन लोग, तो कैपिटल ई बराबर 1 बटे 4 पाई एक्सप्लेन 0, इनको भी रखेंगे और इनको जोड़ेंगे, क्यों दिख रहा है ना नीचे, 1 बटा 4 पाई एक्सप्लेन 0 क्यू बटा के अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कास थीटा के मान रखेंगे, कास थीटा का मान कितना, यल बटा के अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर गुणे यल बटा के अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ये क्या हो गया इवन कास थीटा। इसी प्रकार से E2 भी है, सेम चीज है, तो प्लस का लिख देंगे 1 बटा 4 पाई एक्सपेलन 0 प्लस क्यू बटा के अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर और थीटा यल बटा के अंडर रूट का यल बटा के अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, दिख रहा है ना। ठीक, तो यहां से अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ऊपर की लाइन को यहां से बस इतना हटाया तो बाकी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो E बराबर 1 बटा 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू यल बटा के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, सेम चीज यहां पर 1 बटा 4 पाई स्क्वायर क्यू बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू यल बटा के अंडर रूट का आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों समान दिख रहे हैं ना, तो बस कुछ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, a प्लस 2 ये होता है, तो ऊपर की लाइन को मिटा देते हैं, यहां पे ऊपर की लाइन को मिटा देते हैं। अब इनको जोड़िएगा तो परिणामी तीव्रता E बराबर आ जाएगा, और ये जो दोनों चीज जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 QL हो जाएगा ऊपर का, बस नीचे तो ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 Q है क्या L है बटे 4 पाई एक्सप्लेन 0, एक ही साइड है 4 पाई एक्सप्लेन 0 है क्या। अब देखिए जुड़ेगा तो अंदर का भी तो गुणा होगा ना, अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में। तो अगर देखिए यहां पर ये देखा जाए तो आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, ये कितना अंडर रूट का है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लिख सकते हैं अंडर रूट का आर स्क्वायर यल स्क्वायर को आर स्क्वायर यल स्क्वायर की पावर में पढ़ा दूं, जब आधार समान घात आपस जुड़ जाएंगे, अरे अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे कड़ी का 2 को लिखते ना 1 बटा पावर में 1 बटा 2, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई। अब क्या होंगे अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 लिख सकते। अब देखिए ये दोनों अगर ये देखा जाए तो पावर में 2 घात है, पावर में अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका अगर हम दोनों को एक ही में लिखें, ठीक एक ही में लिखे तो ये कितना है अंडर रूट 1 घात है, और स्क्वायर कर दे अंडर रूट का तो स्क्वायर हट जाएगा, यहां से अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा ना, और कड़ी हट जाएगी, तो कड़ी हट जाएगी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट लिखें 2QL अपान ये बराबर किसके हो जाएगा 4 पाई एक्सपेलन 0 के, ये टर्म इसको हटा करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, कड़ी हटा दें मतलब, ठीक, और ये जुड़ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर पावर 1 बटा 2। अब ये दोनों क्या होंगे घात समान आपस जुड़ जाएंगे, तो
एक घात प्लस आधा यानी 1.5 3/2 कर सकते हैं ना। ठीक, अब एक काम करें, चलिए कैपिटल इसको मिला दो, इस लाइन को भी लिख लीजिएगा। तो कैपिटल ई बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 2 केवल। द्विध्रुव आघूर्ण मैंने क्या बताया? 2 केवल, यानी कि 2 केवल की जगह कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। तो 1/4 पाई एक्सपेलन 0, यहाँ पर p लिख लेंगे, ठीक। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, ऊपर स्क्वायर तो है ना भाई, स्क्वायर तो है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ पर देखिए घात जुड़ जाएंगे तो 2 + 1/2, यानी कि इसके पावर में 3/2 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या है, यदि यह मान लिया जाए कि r का मान यल की तुलना में बहुत बड़ा है, क्या है? बहुत बड़ा। यदि r इज ग्रेटर देन l, तो यल नगण्य माना जाएगा, नगण्य होगा, नगण्य नहीं होगा, बस तुलनात्मक नगण्य होगा ना। यल नगण्य होगा r की तुलना में, ठीक। एक और मिटा देते हैं, लिख लीजिए, मिटाने की जगह नहीं है आपकी। जगह का मतलब कि बड़ा डेरिवेशन एक बोर्ड पे आता नहीं जल्दी से। ये डिजिटल बोर्ड होता तो कंप्रेस करके सेट कर दिया जाता, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, कंप्रेस कर सेट कर दें। तो कैपिटल ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एक्सपेलन p हो जाएगा। अच्छा, r जब नगण्य बन जाएगा तो हम डायरेक्ट r स्क्वायर पर 3/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। l का मान खत्म लगभग हो जाएगा। देखिए अब होता क्या, a के पावर m के पावर n, यानी कि a के पावर n इंटू m होता है ना, यानी कि a के पावर 3/2 गुणे 2, यानी कि 3/2 गुणे 2 करेगा तो उसको बढ़ जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा सीधे a के पावर n के पावर m, यानी कि 1 पावर n m, यानी 1 के पावर 3/2 गुणे 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। कितना हो जाएगा? तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एक्सपेलन 0 p/r³। यही क्या होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आती है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी ग्राफ की बात करेगा तो क्यूब के रूप में घट रहा, इस प्रकार का बनेगा, यानी कि बहुत ज्यादा घटेगा, यानी कि r की मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे e के वैल्यू उतना ज्यादा घटेगी। अगर हम y अक्ष पे e को ले लें तीव्रता, x अक्ष का r ले लें, तो जितना ज्यादा r की ओर बढ़ेंगे उतना ज्यादा तीव्रता बहुत तेज से घटती जाएगी। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक। यही होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। यह अक्सर पूछा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगर एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड कर लूं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता में अनुपात क्या होता है? तो निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आपके यहाँ पर 2 आया था, कितना आया था? यहाँ पे 2p/r³ आया था, ठीक। यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता क्या होती है? 2 गुना। क्या होती है? 2 गुना होती है निरक्षीय स्थिति। तो पूछ सकता है कभी कभी, अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता निरक्षीय स्थिति की वैद्युत तीव्रता का 2 गुना। सपोज करिए हम ये मान लेते हैं, अक्षीय स्थिति वाले E1 मान लेते हैं, निरक्षीय स्थिति वाले E2 क्या मान लेते हैं? तो E1 अक्षीय है, निरक्षीय E2 है, यानी 1/2, और 2/1 क्या हो जाएगा? 2/1, ठीक। यानी कि E1 अक्षीय स्थिति बराबर 2E2, यानी कि निरक्षीय स्थिति में 2 से गुणा करेंगे तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता आ जाए। कोई पूछ सकता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता का अनुपात क्या है? तो 2 संबंधी एक, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता का अनुपात 2 संबंधी 1 होगा। अगर निरक्षीय और अक्षीय पूछ दे तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर। उल्टा कर दे तो बदल लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण वैद्युत किसी भी
आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव आघूर्ण पर कितना बल कार्य करेगा या बल आघूर्ण कितना काम करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। ठीक, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में हम इस प्रकार का मानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया। अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या करेंगे, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर ठीक, इस प्रकार से हम क्या करें, द्विध्रुव आघूर्ण क्या रख दें, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर रखा गया, क्षेत्र से थीटा कोण, किस कोण पे, यहाँ से ये जो हमारा थीटा कोण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो दोनों पे वैद्युत द्विध्रुव है तो दोनों क्षेत्रों पे सिरों पे अलग अलग आवेश होंगे, एक पर प्लस आवेश मान लेते हैं, एक पर माइनस आवेश। हम यहाँ पर मानते हैं प्लस क्यू आवेश है, इस सिरा पर ये मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। ठीक, क्लियर हो गया वो। अब देखिए हम क्या बताएंगे, प्लस क्यू आवेश का विद्युत होता है क्षेत्र से बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश का होता है क्षेत्र से अंदर की ओर, यानी इसके काल की होता कहाँ हो जाएगी, इधर काम करेगा इस दिशा में ई, ठीक, और माइनस क्यू का तीव्रता कहाँ करेगी, इधर काम करेगी, है ना, ठीक। अब हम बल लिख लेंगे, तो बल हम लोग देखा था कल विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर एफ बटा क्यू होता है ना, ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, तो एफ बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट होता है, तो एफ बराबर निकालेगा तो एफ क्यू जीरो यानी ई क्यू जीरो, है ना, क्यू बी लिख लेंगे, इधर साइड में बल क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, और इधर क्या बल आएगा, क्यू ई इधर ही लगेगा, ठीक। अब समस्या बात की जितना बल इधर लग रहा है उतना बल लग रहा है, ये दोनों बल तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर एक चीज और देखिए, अगर हम थीटा कोण बनाए तो क्या करेंगे, थीटा कोण पर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समांतर घटक में बांट देंगे, लंबवत घटक में, तो ये दूरी कितना होगी, थीटा है तो लंबवत है, लंबवत घटक sin थीटा होता है ना, ये दूरी कितना है, ये पूरा दूरी क्या 2l है, ये पूरा दूरी क्या 2l है ना, ये तो 2l है तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा हो जाएगा, लंबवत घटक 2l sin थीटा होता है, और समांतर घटक क्या होता है, cos थीटा होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना या चित्रानुसार एक वैद्युतीय ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में माना एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, 2l है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई मतलब तीव्रता बोल रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा हुआ है, ठीक, इतना लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, इस स्थिति में जो होगा, इस स्थिति में हम ये जो होगा इस पर नेट बल क्या होगा, जीरो होगा, जितना इधर खींच ले रहा है उतना इधर खींच ले रहा है, यानी कि नेट बल तो जीरो होगा, बल क्या होगा, जीरो होगा, है ना। इस स्थिति में इस पर बलागुण पर कार्य करने वाला बल जीरो होगा, भाई जितना बल क्यू इधर खींच रहा है उतना ही बल इधर खींच रहा है, यानी कि नेट बल क्या हो गया, जीरो। इस स्थिति में अच्छा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर ई में
क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये लिखने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस स्थिति में बल तो जीरो हो जाएगा ना भाई, जितना बल से प्लस की बाहर की ओर है माइनस की अंदर की ओर आवेश बराबर है, तो बल कितना होगा जीरो। यानी इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा, जीरो। लगने वाला बल शून्य होगा, बल तो शून्य होगा, लेकिन हमको क्या बल आघूर्ण निकालेंगे, तो बल आघूर्ण के लिए क्या निकालना पड़ता है, बल किसी बिंदु पर कार्य करने वाला बल और उसकी क्रिया रेखा से दूरी, यानी इससे लंबवत दूरी निकालेंगे। बल बराबर बल आघूर्ण का, तो बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी वाला ना यहां से आता, लंबवत दूरी कितना 12 sin थीटा है, और ये तो शून्य होगा तो क्या निकालेंगे, तो इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या निकालेंगे, तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का था बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल कितना काम कर रहा है, इस पर बल क्या क्यूबी बल लग रहा है ना, यहाँ पे बल क्यूबी है, ठीक। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, क्यूबी, लंबाई कितना है 12 sin थीटा, देखिए ये दूरी क्या है, लंबवत दूरी क्या है 12 sin थीटा, तो 12 गुणे क्यू कितना होता है, पी होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से लिखेंगे P बराबर 2QL से, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2L इंटू क्यू P के बराबर हो जाएगा, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा P E sin थीटा, ये होगा हमारा बल आघूर्ण। ये पूछा जाता है आपसे इंपॉर्टेंट। अगर इसका सदिश रूप लिखें, इसका क्या लिखें, सदिश रूप लिखें, तो सदिश रूप की बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, क्या होता है सदिश वेक्टर रूप में दे दे तो P क्रॉस E, यहां से क्या निकलेगा बल आघूर्ण सदिश रूप में दिया रहेगा, तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब एक चीज और नोट कर लेते हैं, पूछा क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरेटिकल पूछा था कि समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव रखा जाए तो उस क्षेत्र में बल कार्य करता है कि नहीं करता है द्विध्रुव पर, तो उस समय जब एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा तो किसी भी अगर द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, सिर्फ बल आघूर्ण कार्य करेगा। लेकिन असमान विद्युत क्षेत्र रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी कार्य करेगा और बल भी कार्य करेगा और बल आघूर्ण भी। तो एक चीज लिख लेते हैं, समान क्षेत्र, एक समान और असमान। समान में जो होगा बल भी लगेगा, बल भी कार्यरत होगा और बल कार्य नहीं करेगा और बल आघूर्ण से क्या करेगा, सिर्फ बल आघूर्ण कार्य करेगा। यानी कि एक समान क्षेत्र में बल नहीं लगेगा, यानी कहते हैं बल नहीं लगेगा या जीरो हो जाएगा, सिर्फ बल आघूर्ण कार्य करेगा। असमान में बल भी होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, अगर असमान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे तो बल लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा, क्या लगेगा। तो पूछा जाता है ये वाला चीज कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल कार्य करता है और असमान विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण दोनों कार्य करता है। तो यहाँ तक आपसे उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि आज जो है चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा नया वीडियो आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।